तो पढ़ना है प्राइमरी ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक क्रिया, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब होता है? वही क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की मदद करती हैं टेंस बनाने में, पैसिव वॉइस बनाने में और निगेटिव अफर्मेटिव ये सब बनाने में, जो मेन वर्ब की मदद करती हैं उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। और ऑक्सिलरी जो है हेल्पिंग वर्ब का ही सिनोनिम्स है। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज प्राइमरी ऑक्सिलरी। इसके अंतर्गत आता है बी। बी का मतलब क्या होता है? होना हिंदी में। अब बी में आता है इज, एम, आर, वाज और वर। ठीक, तो इसका प्रयोग हम पढ़ेंगे कहाँ पर होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जो इज, एम, आर, वाज, वेयर हैं, इनको ऑक्सिलरी कब कहते हैं और ऑर्डिनरी वर्ब इनको कब कहते हैं, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक, तो ये क्रियाएं जब मुख्य क्रिया की मदद करती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सी इज रीडिंग ए बुक। अब इज जो है रीड की मदद कर रहा है। ठीक, तो इज को यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। ठीक, इज की मदद से ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि केवल ऑक्सिलरी का ही प्रयोग होता है, वहाँ पर मेन वर्ब नहीं होती है। जैसे सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। अब यहाँ पर देखो कोई मेन वर्ब नहीं है पूरे सेंटेंस में, यहाँ पर केवल इज ही है। तो यहाँ पर इसको हम ऑर्डिनरी वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ऑर्डिनरी मतलब साधारण क्रिया या लिंकिंग वर्ब कहते हैं, ऑर्डिनरी या लिंकिंग वर्ब। लेकिन यहाँ पर जो इज है, ये जो मेन वर्ब है रीड, रीड मतलब होता है पढ़ना, इसकी ये मदद कर रही है, इसीलिए यहाँ पर इसे हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। हेल्पिंग और ऑक्सिलरी। ऐसा इन सभी क्रियाओं के साथ होता है जितनी लिखी हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर। ठीक, जरूरी नहीं कि केवल इज के साथ ही हो, सभी क्रियाओं के साथ ऐसा होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम एम का प्रयोग करके बताते हैं, आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं। अब यहाँ पर जो एम है गो की मदद कर रहा है और तभी ये सेंटेंस तैयार हुआ, आई एम गोइंग टू आगरा। लेकिन अगर ऐसा केवल लिख दिया जाए आई एम ये टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। ठीक, तो यहाँ पर ये जो एम है ये ऑर्डिनरी वर्ब या लिंकिंग वर्ब कही जाएगी और यहाँ पर इसे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ठीक, नोट कर लो इतना। तो अब इसके अंतर्गत हमें देखना है कि इज, एम, आर और वाज, वेयर का प्रयोग कहाँ पर होता है। ठीक, तो हिंदी में लिख लो, इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यहां पर ऐसे लिखो इज, एम, आर, इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक, इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है और एम का प्रयोग आई के साथ होता है और आर का प्रयोग प्लूरल में होता है। ठीक, जैसे मधु इज राइटिंग ए लेटर, मधु एक पत्र लिख रही है। इज जो है राइटिंग की क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब हुआ और इज का प्रयोग मधु के साथ हुआ क्योंकि मधु एक वचन है। और एम का प्रयोग आई के साथ होता है, आई एम ईटिंग राइस,
मैं चावल खा रहा हूँ। दूसरा आर, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है, जैसे चिल्ड्रेन आर क्राइंग, बच्चे रो रहे हैं। तो ये सभी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इज एम आर का प्रयोग कहाँ पर होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। इज का प्रयोग सिंगुलर एक वचन के साथ में, और एम का प्रयोग आई के साथ में, और आर का प्रयोग बहुवचन क्रिया के साथ में। ठीक, जो चिल्ड्रेन है ये क्या है, ये प्लूरल है, चिल्ड्रेन प्लूरल है, और ये क्या है, ये सिंगुलर है। ठीक, और आई के साथ स्पेशली एम का प्रयोग होता ही है, आप जान ही रहे हैं। अब इसी क्रम में वाज और वेयर, वाज वर, इसका प्रयोग कहाँ होता है, ऑक्सिलरी के रूप में हम बता रहे हैं इसका प्रयोग। ठीक है, ऑर्डिनरी वर्ब या सिंपल वर्ब के रूप में नहीं बता रहे हैं, ऑर्डिनरी के रूप में बता रहे हैं इसका प्रयोग। ठीक, तो इसका प्रयोग होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है एज अ ऑक्सिलरी। ठीक, तो सिंगुलर के साथ, सिंगुलर एवं आई के साथ होता है वाज का प्रयोग। वाज का प्रयोग किसके साथ होता है, सिंगुलर एवं आई के साथ, जैसे सरिता वाज कुकिंग फूड, सरिता भोजन पका रही थी। और आई के साथ भी वाज का प्रयोग होता है, आई वाज वाचिंग अ फिल्म, मैं एक फिल्म देख रहा था। अब रही बात वेयर की, तो जो वेयर है वो प्रयोग होता है प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे दे, यू, बी, इनके साथ में प्लूरल का प्रयोग होता है। जैसे अभी यहां पर हम लिख दें, दे वेयर वंडरिंग इनटू द फॉरेस्ट, वह जंगल में टहल रहे थे, भटक रहे थे। यू, तो ये हो जाएगा यू वर रीडिंग, तुम पढ़ रहे थे। तो ये सभी जो नाउन्स हैं ये क्या हैं, प्लूरल हैं। इसी प्रकार बी वर प्लोइंग अवर फील्ड, हम अपना खेत जोत रहे थे। राइट डाउन, लिख डालो ये सब। हाँ, इसका प्रयोग और भी होता है इज एम आर वाज वेयर का, कहाँ पर होता है वो देखो। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तब भी इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग होता है। ठीक, एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तब भी इज एम आर और वाज वेयर का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखो, पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस में एग्जाम करीब आने वाले हैं, पैसिव वॉइस भी पढ़ाएंगे, बड़ा मजा आएगा पैसिव वॉइस पढ़ने में। ठीक, पैसिव वॉइस में भी इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर लिखा है फादर इज रीडिंग न्यूज पेपर। ये एक्टिव में लिखा है, जब हम इसे पैसिव वॉइस बनाते हैं तब इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग होता है। ठीक, एक्टिव में भी होता है और पैसिव वॉइस में भी होता है। तो पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो न्यूज पेपर जो इसमें है ऑब्जेक्ट है, न्यूज पेपर इज, देखो इसका प्रयोग हुआ, इज बीइंग रेड, READ रेड, थर्ड फॉर्म। रीड जो है फर्स्ट फॉर्म है, रेड रेड सेकंड और थर्ड फॉर्म में स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन रेड किया जाता है।
न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड बाय फादर। इसी प्रकार वाज वेयर का भी प्रयोग होता है, जैसे यू वेयर रीडिंग ए बुक, तुम एक पुस्तक पढ़ रहे थे। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए बुक को इधर ले आएंगे, ये बुक सिंगुलर है तो इसके साथ वाज का प्रयोग होगा, ए बुक वाज बीइंग रेड बाय यू। समझ गए? एक आई का प्रयोग भी देख लो, ही टीच मी इंग्लिश, ही टीच मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। ठीक, तो इंग्लिश को इधर आ जाएगा, या तो इंग्लिश से बना दो इसे या तो मी से बना दो, तो ये हो जाएगा आई एम टाट इंग्लिश बाय हिम। ठीक, समझ गए कि जमा वाज वेयर का प्रयोग कहाँ होता है? कंटिन्यूअस टेंसों में होता है, प्रेजेंट के और पास्ट के। प्रेजेंट में इजेमार का और पास्ट में वाज वेयर का, बाकी कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक, इतना लिख लो पूरा, या स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। अब इसके बाद हमको पढ़ना है हैव का प्रयोग, ध्यान से पढ़ना। ठीक, हैव। अब हैव के अंतर्गत आता है हैज, हैव और हैड। ठीक, तो एक शब्द है पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैज, हैव, हैड। तो परफेक्ट टेंस से जितने भी होते हैं उनमें हैज, हैव, हैड का प्रयोग होता है। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात ले लो तो उसमें सिंगुलर के साथ लिखो, हैज का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एवं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए राधा हैज रिटन एन एस्से, राधा एक निबंध लिख चुकी है। तो अब चूंकि राधा यहाँ पर सिंगुलर है इसीलिए हैज का प्रयोग हुआ, अगर प्लूरल होती तो हैव का प्रयोग होता। तो प्लूरल नाउन ले लो कोई, दे। दे क्या है? प्लूरल नाउन है। दे हैव गॉन टू मथुरा, वह मथुरा जा चुके हैं। ठीक, इसी प्रकार हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों के साथ होता है। जैसे रवि हैड डन हिज वर्क, रवि अपना कार्य कर चुका था। तो ये तो बात परफेक्ट की हो गई। और हैज, हैव, हैड का प्रयोग एक जगह और होता है, अपने पास कोई वस्तु होने, रखने या बताने के लिए। ठीक, जैसे हैव का प्रयोग कहाँ होता है? लिख लो, अपने पास कोई वस्तु होने, रखने या बताने के लिए। तो जैसे प्रेजेंट में हम अपने पास कोई वस्तु बताएंगे, जैसे मेरे पास 10 रुपये हैं। एग्जाम्पल के लिए लिखो, मेरे पास 10 रुपये हैं। तो अब ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में हैव, हैज का प्रयोग उसी शेड्यूल में होगा कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। तो हैव यहाँ पर जो आई है वो प्लूरल में आता है, तो आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। आई हैव 10 रुपीज, मेरे पास 10 रुपये हैं। राम के पास एक गाय है, राम के पास एक गाय है, तो राम
हैज ए काऊ। ठीक, उनके पास एक अच्छा घर था। उनके पास एक अच्छा घर था, पास्ट टेंस हो गया। क्या हो गया? पास्ट टेंस। तो हम लिखेंगे दे हैड ये गुड हाउस। ठीक, जान गए हैव का प्रयोग कहां कहां होता है? इन्हीं जगहों पर हैव का प्रयोग होता है। ठीक, तो इतना पूरा लिख लो ये। अब डू का प्रयोग पढ़ाएंगे। हाँ, तो अब पढ़ना है हमको डू का प्रयोग। डू के अंतर्गत आता है बच्चा डू, डज और डिड। हाँ, इसमें हिंदी में लिख लो, इनका प्रयोग इंट्रोगेटिव एवं निगेटिव बनाने के लिए किया जाता है। डू और डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग, सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, जैसे एक सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सरला कुक्स फूड। सरला कुक्स फूड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अब जब हम इसको निगेटिव बनाएंगे तो डज का प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज का प्रयोग करेंगे। तो इसका निगेटिव बनाते हैं पहले, सरला डज नॉट कुक फूड। ये हो गया निगेटिव। देखो, सरला सिंगुलर है तो डज का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, डज सरला कुक फूड। अब डू का प्रयोग देखो, एक सेंटेंस है, यू राइट ए लेटर। तुम एक पत्र लिखते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, अफर्मेटिव है बेटा। ठीक है, तो जब इसे हम निगेटिव बनाएंगे तो डू का प्रयोग करेंगे, यू डू नॉट राइट ए लेटर। यू डू नॉट राइट ए लेटर। ठीक, पर जो प्लूरल है उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। अब जब इसको हम क्या कहते हैं, बनाएंगे इंट्रोगेटिव, तब भी डू का प्रयोग होगा, डू यू राइट ए लेटर। डू यू राइट ए लेटर। अब आपका बचा डिड। डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसी प्रकार सिंगुलर एवं प्लूरल सभी के साथ होता है, निगेटिव एवं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल एक लिखो, एग्जाम्पल लिख लो, दे रोट ए लेटर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। दे रोट अ लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखा था या उन्होंने एक पत्र लिखा। ठीक, तो इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे तो बनेगा, दे डिड नॉट राइट ए लेटर। दे डिड नॉट राइट ए लेटर। ठीक, सिंगुलर में भी डिड का प्रयोग होता है। अब डू का प्रयोग एक जगह और होता है। कहाँ पे होता है? डू का प्रयोग एक जगह और होता है, इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, आदेशात्मक वाक्य। ठीक, उनको जोर देने के लिए। जैसे एक सेंटेंस है, प्लीज कम, कृपया आइए। ठीक, कृपया आइए। तो इसमें अगर हम ज्यादा जोर देते हैं तो हम लिख देते हैं यहां, प्लीज डू कम। ठीक, प्लीज डू कम। तो इसमें हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में जोर देने के लिए डू का प्रयोग पहले करते हैं। ठीक, थोड़ा बी हैव डू का प्रयोग और देख लो। ठीक, लिखो, देखो ये जो बी है, अब बी के अंतर्गत क्या आता है, इज एम आर वाज वेयर। बी के अंतर्गत क्या आता है, बी के अंतर्गत आता है इज कामा एम कामा आर वाज और वेयर। हाँ, अब इसमें लिखो, इनका प्रयोग जब हम ऐसे करते हैं जब मुख्य क्रिया का प्रयोग ना हो, तब इन्हें ऑर्डिनरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे
ही इज ये स्टूडेंट। ठीक, अब ये बिना मेन वर्ब के प्रयोग हुई हैं तो इन्हें हम ऑर्डिनरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहेंगे, साधारण वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहेंगे। लिंकिंग मतलब संयोजक क्रियाएं। लेकिन अगर इनका प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ हो रहा है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएंगी। ऐसा सभी के साथ है, हैज हैव हैड सभी के साथ। ठीक, बस इतना ही बताना था। ठीक, बाकी का पढ़ लेना, एक्सरसाइज कर लेना।